1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर सिटी वन ने अपने अपने क्षेत्र के पुरोधाओं से बात की, जिसमें अर्थशास्त्री, पत्रकार और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों ने अपनी राय दी। बजट के बारे में सबसे पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आलोक कुमार गोयल ने सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बताया, बजट पर अपनी राय रखते हुए नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने बताया, वरिष्ठ पत्रकार रत्नाकर सिंह ने भी वर्ष 2020-21 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देश का यह जो बजट है वह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास को केंद्रित करते हुए बजट को बनाया गया है। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र, विशेष रूप से हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, इस पर एक महत्वपूर्ण राशि आवंटित की गई है। इसी के साथ ही जो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जरूरी है आधारभूत संरचना, उसमें सड़क यातायात और रेलवे यातायात पर भारी राशि आवंटित की गई है। उद्देश्य यह है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जहां उन्होंने लघु सिंचाई योजनाओं पर एक अच्छी राशि आवंटित किया है, कारण कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सिंचाई की भूमिका अन्य कृषि आगतों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। और न केवल आगत के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाया जाए, बल्कि प्राइस इंसेंटिव देने के लिए किसानों के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, उसके अंतर्गत नई मंडियों की, रेगुलेटेड मंडियों की शुरुआत की गई है, जिसमें किसानों का जो हित है वो उसकी सुरक्षा हो सके। ऐसा इसलिए किया गया कि न केवल सिंचाई सुविधा, बल्कि किसानों का जो उत्पाद है उसका बेहतर कीमत मिल सके। तो कृषि को ध्यान में रखते हुए यह इस तरह का प्रावधान किया गया है। ये कदम निश्चित रूप से अच्छा है। एफडीआई को आकर्षित करने का एक प्रयास भी है कि जो बीमा क्षेत्र है उसमें 49% न होकर के बल्कि 74% तक एफडीआई का योगदान हो। और ये प्रयास है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बीमा क्षेत्र में आवे। इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इसका उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है कि जो प्लांटेशन था, जिसमें चाय महत्वपूर्ण आता है, चाय, रबर ये हैं, बागवानी में आते हैं, तो प्लांटेशन क्रॉप में असम और बंगाल के किसानों के लिए खास तौर से 1000 करोड़ रुपए जो आवंटित किए गए हैं, ताकि जो कृषि क्षेत्र का जो हमारा ये विशेष उत्पाद है इसका एक्सपोर्ट बढ़ सके और फॉरेन इनकम हमारी बढ़े। जो एक दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है। और ऐसे आदिवासी क्षेत्र जहाँ बच्चे शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से जोड़ करके और एक उत्पादक श्रमिक के रूप में तैयार करने हेतु कई सारी छात्रवृत्ति योजनाओं का भी संचालन करने की बात की गई है। तो इस तरह से बजट में लगभग कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, आधारभूत संरचना के विकास के लिए, सामाजिक उन्नयन के लिए, शिक्षा पर एक ध्यान दिया गया है। शहरी क्षेत्र को तरजीह दी गई है, शहरी क्षेत्र को भी तरजीह दी गई है, क्योंकि जो मेट्रो परियोजनाओं की बात की गई है, निश्चित रूप से उससे शहरी जो जीवन है उसकी गति बढ़ेगी। आज जो वित्त मंत्री महोदया ने बजट पेश किया है देश का, वो निश्चित रूप से उत्साहजनक है। और उत्साहजनक मैं 2 कारणों से कह रहा हूँ। पहला कारण ये है कि इस वक्त देश में लोगों की आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर आमदनी नहीं बढ़ेगी तो किसी भी रूप में हमारी जो उद्योग हैं, जो हमारे किसान हैं या सारे सेक्टर हैं, उनका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाया है या इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का योजना बनाई है, क्योंकि देखिए इस वक्त सबसे बड़ा योगदान अगर कोई दे सकता तो सरकार ही दे सकती है।
और जो दूसरी बात, चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की बात कही गई है। 700 विशेष विद्यालयों की स्थापना के बाद जो पीपी मॉडल पे चलाने की बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट वापस शिक्षा में अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रही है तो यह बहुत बड़ी बात है। इस देश में शिक्षा एक ही तरीके की होनी चाहिए, एक वित्त पोषित और एक स्ववित्त पोषित। ऐसी शिक्षा निश्चित रूप से बहुत ही देश के में नुकसान की स्थिति पैदा कर रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार जिस तरह उसने हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,24,000 करोड़ तक ले गई है, उसी तरह शिक्षा के बजट को भी बढ़ाना चाहिए और सरकार आम गरीब आदमी के शिक्षा की व्यवस्था करे और उसके साथ साथ अमीर के बच्चे भी गरीब बच्चों के साथ पढ़ें। यही इस देश की परंपरा है, यही इस देश का गुरुकुल है और मुझे लगता है कि सरकार को इसमें भी पैसे और डालने चाहिए। और कुल मिला के मेरी नज़र में यह बजट बहुत बेहतर है। सरकारी बैंकों को भी पैसे दिए गए हैं जो उनके पैसे डूब रहे थे। एमएसएमई के लिए भी पैसे की व्यवस्था की गई है, किसानों के लिए भी पैसे की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह सरकार ने अपना खजाना खोला है। ये अलग बात है कि उसको लेने के लिए 4 रुपया डीजल पे और 2.5 रुपया पेट्रोल पर कृषि सेस भी लगाया है, जिसका असर अभी तो नहीं आएगा, लेकिन मैं मानता हूं कि धीरे धीरे जब गवर्नमेंट फिर अपना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी तो ये असर जनता की जेब से ही जाएगा। देखिए, ये बजट निर्मला सीतारमण जी का तीसरा बजट है और ये कोरोना के एक अत्यंत ही भयावह काल के बाद आया। इस कोरोना काल में सबकी गतिविधियाँ, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, सारी की सारी गतिविधियाँ लगभग ठप हो गई थी। आय के साधन भी लोगों के ख़त्म हो गए थे। ऐसे में इस बजट से लोगों को अपेक्षाएं तो बहुत सारी थी और सबसे बड़ी अपेक्षा ये थी कि आयकर के स्लैब में कुछ ऐसी छूट करेंगी जिससे आम आदमी के जेब में पैसा आएगा। और ये सामान्य सी फितरत है कि जब आदमी के जेब में पैसा आता है तो बाज़ार की तरफ जाता है और बाज़ार जो इस समय सन्नाटे में चल रहा है तो इस पैसे से बाज़ार में थोड़ी रौनक लौटती। लेकिन देखा जाए तो आयकर के क्षेत्र में ये बजट एकदम खामोश है। महज 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जो पेंशन पाते हैं उन्हें आयकर से छूट दी गई है। तो ये छूट आप ये मान सकते हैं कि एक भूसे की कोठरी में और सुई के दाने के बराबर की छूट आप मान सकते हैं। कोविड ने पिछले 1 साल में हमको बहुत रुलाया, बहुत सताया। सरकार ने एक बेहतर काम किया है कि कोविड के क्षेत्र में 35,000 करोड़ की वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने प्रावधान रखा है और साथ में ये भी प्रावधान रखा है कि इसको आगे आवश्यकता अनुसार फंड बढ़ाया जा सकता है। साथ ही में हेल्थ केयर सेक्टर को भी इन्होंने 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.3 लाख करोड़ तक इन्होंने पहुंचा दिया है। बीमा क्षेत्र में भी इन्होंने एफडीआई को 74% कर दिया जो 49% थी। इससे समाज का एक वर्ग थोड़ा सा असंतुष्ट जरूर नजर आएगा। रक्षा के क्षेत्र में भी हर आदमी की एक चाहत होती है क्योंकि भारत इस समय चीन और पाकिस्तान के दोहरे संकट से जूझ रहा है और चीन एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी, लेकिन बजट के प्रावधानों के दौरान वित्त मंत्री ने इस बात का ध्यान रखा कि पिछले दिनों में 5 मिनी बजट रक्षा क्षेत्र में दिए जा चुके थे, इसलिए उन्होंने वर्तमान के बजट में कोई सीधा प्रावधान नहीं रखा है। हाँ, जिन राज्यों में चुनाव होने थे जैसे केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, तो इन सब जगहों को थोड़ा सा ध्यान में रखा गया है और ये ऑब्वियस भी है। ऐसा माना जाता है कि सरकार चुनाव के दृष्टिगत भी बजट का में प्रावधान करती जरूर है। सैनिक स्कूलों के बारे में भी ध्यान दिया है सरकार ने। 100 सैनिक स्कूल प्राइवेट सेक्टर्स में खोले जाएंगे। 7 टेक्सटाइल पार्क के भी खोलने की इन्होंने बात की है। तो देखा जाए कमोबेश, हाँ, थोड़ी सी एक और बात है जो पेट्रोल और डीजल पे इन्होंने सेस लगा दिया है। तो ये सेस लगने से
जहाँ तक पेट्रोल की बात है, वो माना जाता है कि मिडिल वर्ग का वो साधन है, गाड़ी घोड़ा मिडिल वर्ग वाले चलाते हैं, लेकिन जो डीजल में बढ़ोतरी अगर होती है तो उससे सीधा किसान पीड़ित होगा और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से महंगाई हर आदमी के जेब को थोड़ी ढीली करेगी। किसानों की बात आई तो जो वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो एक उम्मीद थी कि किसानों के लिए कुछ बहुत बड़ी योजनाएं घोषित होंगी, जैसे किसान सम्मान निधि योजना जो है, जो 6,000 रुपये देते हैं, ये उम्मीद थी कि 7,500 कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें भी 13% की कटौती कर